नेक्स्ट अप इज रिटर्न्स अंडर जीएसटी। इसमें 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 37 में, और एक है 39 में मंथली रिटर्न, और एक है लेट फीस। ये 3 पॉइंट आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रैक्टिकली ये तीन ही चीज काम आती है। जीएसटीआर 1 इंपॉर्टेंट है, जीएसटीआर 3 भी इंपॉर्टेंट है, और लेट फीस इंपॉर्टेंट है। कोई सुन रहा है? यस सर। क्यूआरएमपी स्कीम अपन ने पढ़ा है, प्लीज कमेंट यस और नो। यस सर। क्यूआरएमपी स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अमेंडमेंट है, इसलिए। बराबर है, और कोई रीजन नहीं है। सो बेसिकली गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज, अगर तू रजिस्टर्ड पर्सन है तो तूने एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में जो भी सेल किया है उसका डिटेल जीएसटीआर 1 में अपलोड करना पड़ेगा तुझे। सो टैक्स पीरियड मींस मंथली। मंथली में 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट। सो नॉर्मल केस में अगर मैंने जनवरी में जो भी सेल्स किया है 11 फेब को गवर्नमेंट को डिटेल देना है, फेब का डिटेल 11 मार्च को देना है। दिस इज मंथली रिटर्न्स ऑफ सेल्स, और 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को तुझे अपलोड करना पड़ेगा। सॉरी, बट अभी नया लॉ बोलता है कि आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है। अगर आप लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो आप मंथली रिटर्न्स के बदले क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। उसको बोलते हैं क्यूआरएमपी स्कीम। टैक्स पेमेंट आपको मंथली करना है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बट जो रिटर्न फाइलिंग होएगा वो क्वार्टरली फाइलिंग होएगा। सो नॉर्मली एवरी मंथ रिटर्न फाइल होएगा जीएसटीआर 1 नेक्स्ट मंथ के 11th को। बट अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो आपको अप्रैल मई जून का 13th ऑफ जुलाई को फाइल करना है, जुलाई अगस्त सितंबर 13th ऑफ अक्टूबर को फाइल करना है। सो मंथली का ड्यू डेट 11th है, क्वार्टरली का ड्यू डेट 13th है। क्वार्टरली उन लोगों को अवेलेबल है जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम लिया है। प्रॉब्लम क्या हो गया, ध्यान से सुनना। मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ले लिया, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करूंगा। अब जो सामने क्लास वाले हैं उन लोग का पहले क्या होता था, मैं जनवरी का बिल बना के दिया, उन लोग ने जनवरी में क्रेडिट ले लिया। मैंने फेब में बिल बना के दिया, उनने फेब में क्रेडिट ले लिया। मार्च में बिल बनाया, मार्च में क्रेडिट ले लिया। अब क्या हो गया है, मैं बिल तो उन लोग को जैन फेब मार्च में बना के दे रहा हूं, बट मैं डिटेल गवर्नमेंट के पोर्टल पे डालूंगा अप्रैल में। जैन फेब मार्च का कंबाइंड डिटेल में अप्रैल में डालूंगा। तो क्लास वालों को ये प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग तेरे को पैसा मंथली दे रहे हैं बट हम लोग को क्रेडिट क्वार्टरली मिल रहा है। बिकॉज क्रेडिट सामने वाले को तभी मिलता है जब मैं अपना जीएसटीआर 1 अपलोड करूंगा, मैं उन लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे जीएसटीआर 1 में लिखूंगा, तो उन लोग को क्रेडिट उसका मिलेगा जो 2A 2B में जाता है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। बराबर। सो नीरज अगर 1 अपलोड कर रहा है और नीरज ने अपने 1 में अगर जीएसटी नंबर सामने वाले का लिखा है तो सामने वाले के 2A 2B में ऑटोमेटिक वो डिटेल जाएगा जहां से वो अपने 3B में आईटीसी अवेल करेगा। अब क्या हो रहा है, उसको आईटीसी तो मिलने वाला है, नो डाउट अबाउट इट, बट क्वार्टरली मिलेगा जबकि वो मुझे पेमेंट मंथली कर रहा है। सो गवर्नमेंट ने नीरज को बोला है अगर तू क्यूआरएमपी स्कीम ले रहा है, तू कितने क्लास में पढ़ा रहा है? मैंने बोला सर 10 क्लास में पढ़ा रहा हूं। गवर्नमेंट बोलता है सबको प्रॉब्लम है क्या? मैंने बोला सर एक क्लास वाले को प्रॉब्लम है। वो एक क्लास वाला बोलता है कि हम लोग को मंथली क्रेडिट चाहिए बिकॉज हम लोग तेरे को पैसा मंथली दे रहे हैं। तो मैं जो 9 क्लास ओनर है जिन लोग को प्रॉब्लम नहीं है वो सबका डिटेल क्वार्टरली अपलोड करूंगा। बट जो एक क्लास का ओनर है जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस डाल सकता हूं। सो मैं क्या कर रहा हूं, अप्रैल में जून का रिटर्न्स जुलाई में अपलोड कर रहा हूं, तो सेल्स का डिटेल सब तीनों मंथ का जुलाई में जाएगा। बट जो एक क्लास के ओनर जिसको प्रॉब्लम है उसको मैं अप्रैल का डिटेल अप्रैल में अपलोड कर दूंगा, मई का मई में, जून का जून में, जैसे भी अपलोड करना है। अप्रैल और मई का जो डिटेल है वो मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके अपलोड कर सकता हूं। ये फैसिलिटी यूज करके आप 50 लाख तक का सेल्स अपलोड कर सकते हो इन दिस फैसिलिटी बाय द 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सो अप्रैल एंड मई, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर आप आईएफएफ यूज करके इनवॉइस डाल सकते हो, और जो इनवॉइस आपने आईएफएफ में डाल दिया उसको वापस से रिटर्न्स में नहीं डालना है, वो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा।
इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. बराबर है, ओके। जो भी आप GSTR1 अपलोड करोगे, डिटेल डालोगे, अगर सामने वाला बंदा नॉर्मल पर्सन है तो आपने जो सेल्स का डिटेल डाला है वो सामने वाले को 2A में मिलेगा, और अगर सामने वाला बंदा कंपोजिशन डीलर है तो आपने जो GSTR1 अपलोड किया है उसका डिटेल सामने वाले को 4A में मिलेगा। So GSTR1 uploaded by the supplier will be communicated to the recipient via form number 2A and 4A, 2A for normal dealer, 4A for composition dealer। मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। कंटेंट ऑफ GSTR1, इसमें GST नेम होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए, ट्रेड नेम होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाना चाहिए। इसका मैंने चार्ट बनाया था क्या क्लास में? Yes, sir. बाकी लोग बोलो यस और नो। Yes. हाँ, तो इसका कंटेंट का चार्ट अगर मैंने बनाया तो उधर से पढ़ना, नहीं तो रीड करना है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई किया है तो आपको कंसोलिडेटेड डिटेल देना चाहिए, इनवॉइस वाइज डिटेल देने का जरूरत नहीं है। ये आई थिंक मैंने अपने पोर्टल पे जाके भी बताया होगा। यस और नो? Yes, sir. फिर अगर आपका नील रिटर्न है, मतलब पूरे क्वार्टर में आपका कोई भी सेल्स नहीं है या पूरे मंथ में आपका कोई भी सेल्स नहीं है, तो आपको नील रिटर्न फाइल करने का है तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो SMS के थ्रू भी नील रिटर्न फाइल हो सकता है। सो नील रिटर्न में नया ऑप्शन है, आप SMS के थ्रू फाइल कर सकते हो। बराबर है। डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई, अब ये ऑटोमेटिक फॉर्म है तो एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, बट अगर पूछा तो बोलना मत पढ़ाया नहीं, अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी क्लास में। जो सेलर है वो GSTR1 अपलोड करता है। अगर आपने नॉन रेसिडेंट पर्सन से खरीदा है तो वो GSTR5 अपलोड करता है। नॉर्मल लोग GSTR1 अपलोड करेंगे, NRTP GSTR5 अपलोड करेगा। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कुछ गुड्स खरीदा है तो वो GSTR6 अपलोड करेगा। अगर किसी ने आपका TDS डिडक्ट किया है, किसी ने आपका TCS डिडक्ट किया है, तो इन लोग GSTR7 और 8 अपलोड करोगे। तो जिधर से भी आपने परचेस किया है, ये सारा का सारा डिटेल गवर्नमेंट आपको 2A पोर्टल पे लाके दे देगा। इसमें से गवर्नमेंट खुद ही लेजर बना देगा 2B में, और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बाइफरकेट कर देगा कितना क्रेडिट एलिजिबल है कितना नहीं है। अगर वो बाइफरकेशन का बराबर है आपके हिसाब से तो जो एलिजिबल है उतना क्रेडिट ले लो, बराबर नहीं है तो आपको जितना क्रेडिट लेना है आप मैन्युअली फीड कर सकते हो 3B के अंदर। सो जो GSTR1 सेलर ने अपलोड किया है उसका डिटेल आपको 2A में दिखाई देगा। तो नीरज ने क्लासेस का डिटेल अपलोड किया 1 लाख प्लस 18,000 GST, तो क्लासेस वालों को 2A में दिखाई देगा कि नीरज से आपने परचेस किया है 1 लाख प्लस 18,000 GST। अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो सामने वाला 5 में डिटेल डालेगा, अपने को 2A में मिलेगा। ISD 6 में डिटेल देगा, अपने को 2A में मिलेगा। TDS TCS 7 और 8 में रहेगा और अपने को इधर मिलेगा। सो यहाँ पे वही एग्जैक्टली बोला हुआ है कि GSTR 2A में 1, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, ये सारा डिटेल आपको 2A में आ जाता है, और 2A से 2B जनरेट होता है, वो भी पोर्टल ही करता है, आपको नहीं करना है। 2B में स्टेटमेंट होता है कि आपने जो परचेस किया उसमें से कितने का ITC अवेलेबल है, कितने का ITC अवेलेबल नहीं है, एंड सो ऑन। दैट इज द स्टेटमेंट। ये आपको अपलोड करना पड़ता है फर्निशिंग द रिटर्न्स। आर यू गाइस देयर विद मी? Yes, sir. ओके। यहाँ पे क्या होता है, जो आपने GSTR1 में सेल्स का डिटेल अपलोड किया वो आपके 3B में ऑटोमेटिकली आ जाएगा आउटवर्ड सप्लाई वाले कॉलम में। जो आपके 2A और 2B में क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके 3B के ITC वाले कॉलम में, और ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि कैश में इतना पेमेंट पेंडिंग है। अगर पास्ट में रिटर्न्स लेट फाइल किया तो उसका इंटरेस्ट, लेट फीस सब कंप्यूट हुआ दिखाई देगा। तो 1 से जो डेटा सेल का है वो 3B में आएगा आउटवर्ड सप्लाई में। 2A 2B से जो परचेस का डेटा है वो 3B में आएगा ITC वाले कॉलम में। जो बैलेंस कैश में आपको पे करना है वो भी आपको उधर दिखाई देगा कि कैश लेजर में इतना पे करना है, इंटरेस्ट इतना है, पेनल्टी इतना है। वो पेमेंट करो यूटिलाइजिंग योर कैश लेजर,
और वो पेमेंट करोगे तो रिटर्न्स अपलोड कर सकते हो। सो जीएसटीआर 3B इज योर मंथली रिटर्न जो आपको नेक्स्ट मंथ के 20th तक अपलोड करना है। बट अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम वाले डीलर हो 5 करोड़ के नीचे वाले, तो आपको क्वार्टरली रिटर्न भी अलाउड है 22nd और 24th, जो स्टेट में आप रहते हो वो स्टेट के हिसाब से। सो नॉर्मल केस में मंथली 3B जाता है और 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ को अपलोड करना है। क्यूआरएमपी के लिए क्वार्टरली जाएगा और 22nd या 24th को आपको डेटा अपलोड करना पड़ेगा। क्यूआरएमपी में पेमेंट ऑफ टैक्स जो मैंने अभी बताया, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, उसका डिटेल आता है। अगेन क्वार्टरली रिटर्न आप अगर नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो एसएमएस के थ्रू कर सकते हो। एंड क्यूआरएमपी स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम नया है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यूआरएमपी स्कीम उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। क्यूआरएमपी स्कीम में आपको सिर्फ रिटर्न्स क्वार्टरली भरना है, टैक्स पेमेंट तो मंथली करना पड़ेगा। सो अप्रैल में जो सेल्स है उसका डिटेल मत दो, बट टैक्स आपको मई तक भरना है। मई में जो सेल दिया उसका डिटेल मत दो, बट टैक्स आपको जून में भरना है। जून में जो सेल्स है उसका डिटेल अप्रैल मई जून तीनों का साथ में दो और टैक्स आपको भरना पड़ेगा। सो याद रखना क्यूआरएमपी में रिटर्न्स जीएसटीआर 1 एंड 3B ये क्वार्टरली जाता है, बट जो टैक्स पेमेंट होएगा वो मंथली पेमेंट होएगा। सो अप्रैल का टैक्स मई में भरना है, मई का जून में भरना है, बट रिटर्न्स ऑफ अप्रैल मई जून विल गो कंबाइंड इन द जुलाई मंथ, आइदर 20 या तो 22nd और 24th, जो भी रीजन रहेगा उसके हिसाब से। बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि सर क्यों मैं अभी तक तो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा था, अब मेरे को है ना जुलाई क्वार्टर से मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्यूआरएमपी में जाना है। आर यू गाइस देयर विद मी? मैं अभी तक मंथली रिटर्न फाइल कर रहा था, अब मैंने जुलाई से सितंबर को ये डिसाइड किया कि मुझे क्वार्टरली जाना है, तो मुझे ये ऑप्शन कभी सिलेक्ट करना पड़ेगा? तो मुझे ये ऑप्शन अप्रैल मई जून, मतलब 1 मई से लेके 31 जुलाई के बीच में गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि ये वाले क्वार्टर्स में मैं जो है वो कौन सा रिटर्न अपलोड करूंगा, क्यूआरएमपी वाला अपलोड करूंगा। सो अगर आपको क्यूआरएमपी स्कीम एक्सरसाइज करना है, आपके पास पहली बार स्कीम आप ले रहे हो, तो लास्ट क्वार्टर का सेकेंड मंथ फर्स्ट में वहां से लेके करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक आपको ये स्कीम गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपको मंथली स्कीम मिलता है। अगर आपको क्यूआरएमपी में जाने का है तो लास्ट क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से लेके करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक आपको ये इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं क्यूआरएमपी स्कीम ले रहा हूं। प्लीज कमेंट करना किसी को इसमें डाउट है तो। मैं मंथली रिटर्न्स फाइल कर रहा हूं अभी तक, ये सुनो। Yes. तो मैंने अप्रैल मई जून जुलाई पिछले 2-3 साल से मैं मंथली कर रहा हूँ। क्यूआरएमपी अभी लेटेस्ट स्कीम आ गया और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्यूआरएमपी लेने का है। तो आप एडहॉक बेसिस पे कभी भी उठ के बोलोगे मैं आज से क्यूआरएमपी ले रहा हूं तो नहीं चलेगा। सो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि जुलाई से लेके सितंबर ये वाला जो क्वार्टर है, ये वाले क्वार्टर में आपको क्यूआरएमपी लेना है, ये वाले क्वार्टर में, बराबर है। तो आप अगस्त मंथ में बोलोगे कि ये वाला क्वार्टर है तो नहीं चलेगा। आपको गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ता है, मतलब आपको जाके ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से मैं क्यूआरएमपी लूंगा। तो ऑप्शन आप कभी तक सिलेक्ट कर सकते हो, 1 मई से 31 जुलाई के बीच में अगर ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आप जुलाई से सितंबर का रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द लास्ट क्वार्टर टिल लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर। ये 3 महीने के बीच में आप डिसाइड करो तो आपको ये वाले पीरियड में मिलेगा। अगर आप 1 अगस्त को बोलोगे क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए तो आपको ये स्कीम मिलेगा अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर के लिए। समझा? Yes. जिसको नहीं समझा था समझाए? Yes. अब सर मैंने तो क्यूआरएमपी स्कीम ले लिया, तो क्यूआरएमपी में टैक्स कैसे पे करेंगे, मंथली या क्वार्टरली?
टैक्स मंथली। टैक्स मंथली पे होएगा, बराबर है। सो मंथली टैक्स पे करने के दो ऑप्शन है, एक सेल्फ असेसमेंट और एक फिक्स सम। सेल्फ असेसमेंट मतलब मैं ये देखूंगा अप्रैल में कितना सेल किया है और उसका टैक्स भर दूंगा, मई में कितना सेल किया है टैक्स भर दूंगा, दैट्स इट, मैटर खत्म हो गया। बट आप बोल रहे हो कि सर यार ये मगजमारी है, जब मैं सेल्स निकालूंगा तो रिटर्न ही भर दूं ना। तो आपके पास और एक चॉइस है, कौन से क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी स्कीम ले रहे हो, प्लीज कमेंट करना। सेकंड। जुलाई टू सितंबर अपने एग्जांपल में, बराबर है। यस सर। यस सर। सो पिछले वाले पीरियड में क्या हो रहा था, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे थे या मंथली, कमेंट करो। मंथली। 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 तो आपका जो लास्ट मंथ गया जून, ये जून मंथ में जो कैश लेजर से आपने पेमेंट किया था गवर्नमेंट को, सपोज आपने लास्ट जून मंथ में 1 लाख रुपीस कैश में पे किया था, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जुलाई में 1 लाख पे करो, अगस्त में 1 लाख पे करो, और सितंबर में तो एक्चुअल पे करना, बिकॉज वो तो क्वार्टर खत्म हो गया। तो अगर आप फिक्स सम वाला ऑप्शन पे जा रहे हो, तो आपने अगर लास्ट पीरियड में मंथली टैक्स पे किया था, तो लास्ट मंथ का कैश लेजर से जो पेमेंट हुआ था उतना पेमेंट आप 100% कर दो फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए। समझ रहा है क्या? यस। बराबर है, अंडरस्टैंड। आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है आपके पास, कि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरो, अप्रैल का टैक्स मई में भरो, मई का जून में भरो, ये ऑप्शन आपके पास है। बट अगर आपको नहीं करना है उतना मेहनत, तो आप फिक्स सम पे करो, लास्ट मंथ में जो टैक्स पे किया करंट क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में 100% उसका टैक्स पे करो। कौन से मंथ में क्यूआरएमपी स्कीम लिया है, प्लीज कमेंट। जुलाई। जुलाई टू सितंबर, बराबर है। अज्यूम करो ना, इसके पहले वाले जो पीरियड है ना, अप्रैल टू जून, इसमें भी मैं क्यूआरएमपी में ही था, और ये तीनों मंथ में मैंने कैश लेजर के थ्रू 5 लाख रुपीस पे किया था। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं पहले मंथली टैक्स पे कर रहा था, ये वाले एग्जाम्पल में मैं पहले क्वार्टरली भर रहा था, क्वार्टरली। तो जुलाई टू सितंबर में, जुलाई में आपको टैक्स जो भरना है वो आप कितना भरोगे, 5 लाख का 1/3। कोई सुन रहा है? यस सर। यस सर। मई में अगस्त में जो भरोगे वो भी भरोगे 5 लाख का 1/3। तो आप अगर सेल्फ फिक्स सम में जा रहे हो, आपको नई मेहनत करना है फिक्स सम में, तो 1/3 मतलब मैंने रफली बोला है 35% आपको टैक्स भरना पड़ेगा फर्स्ट 2 मंथ्स में। अगर पहले मंथली में थे तो आपको 100% भरना पड़ेगा लास्ट मंथ का, और पहले क्वार्टरली में थे तो 35% ऑफ द लास्ट क्वार्टर का कैश लेजर का पेमेंट अभी आपको करना पड़ेगा। बोलो प्लीज, कोई डाउट? तो जो बैलेंस होगा वो एंड ऑफ द क्वार्टर। हाँ, बाकी अप्रैल में जून का जब जुलाई में भरोगे तो जुलाई में पूरा एक साथ आ जाएगा। ओके। फिर ये सब टाइम पास है, आप देख सकते हो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये एनआरटीपी को जीएसटीआर 5 में अपलोड करना है, ये सब टाइम पास है। ओके। लेट फीस देन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएसटीआर लेट फाइल कर रहे हो तो उसके लिए एक चार्ट बना के दिया होगा, ये चार्ट तो मेरे पास है, आपके पास प्रॉपर होएगा। अगर आपने, कोई सुन रहा है? यस सर। जीएसटीआर लेट फाइल किया और आपका नील रिटर्न है, नील रिटर्न, तो आपने 3B लेट फाइल किया और आपका नील रिटर्न है, तो फ्लैट 500 रुपए का लेट फीस आएगा, 250C में, 250S में। अगर आप लोगों का नील रिटर्न नहीं है बट आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, तो आपको फ्लैट 2000 का लेट फीस आएगा। मोर देन 1.5 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है, तो आपको 5000 का लेट फीस फ्लैट आएगा। कंपोजिशन स्कीम में भी सेम है, नील रिटर्न है तो 500 फ्लैट है, और अगर नील रिटर्न नहीं है तो 2000 फ्लैट है, 1000C में, 1000S में। यस सर। सो दैट इज लेट फीस, दैट इज इंपॉर्टेंट, बाकी काम करना। सो रिटर्न्स में 1 इंपॉर्टेंट है, 3B इंपॉर्टेंट है, क्यूआरएमपी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये लेट फीस मोस्ट इंपॉर्टेंट।